नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आ गए हम अपने लास्ट पार्ट पर, चैप्टर 4 कृषि या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्लास 10th के। हमारा आखिरी जो भाग है वो है बागवानी फसलें। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कई फसलें जैसे गन्ना है, तिलहन है, दलहन है, इनमें हमारा लगभग दूसरा इस चाय है, इसमें लगभग हमारा दूसरा स्थान रहा है हमेशा ही चाइना के बाद। वैसे ही 2018 की अगर हम बात करें तो भारत विश्व में फलों और सब्जियों के बाद में भी चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत उष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फसलों का उत्पादक है। भारत जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर की चेरापूंजी, संतरे, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय का अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट विश्व भर में बहुत मांग से मंगाए जाते हैं या इनकी बहुत डिमांड पूरे विश्व में की जाती है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू जैसे जो सब्जियां हैं इनका भी प्रमुख स्थान है। इसके अलावा ही अगर हम बात करें अखाद्य फसलें, मतलब जो खाने योग्य नहीं होती हैं, जो किसी और काम के लिए यूज़ होती हैं, जैसे रबड़ भूमध्य क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। इसके लिए सबसे अधिक वर्षा चाहिए होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसके मुख्य उत्पादक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। अगेन हमने जो अभी पढ़ा था कि कॉफ़ी के जो क्षेत्र थे, जैसे कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, इसके साथ ही जो रबड़ है वो मेघालय में और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में भी उगाई जाती है। रेशेदार फसलें, मतलब जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं या जिनसे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, वो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी की फसलें फसल उगाने से प्राप्त होती है, जबकि चौथा रेशम जो है वो कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। मतलब जो पहले हमने कपास, जूट और सन पढ़ा है, ये तो खेती से प्राप्त होता है, लेकिन प्राकृतिक रेशम के लिए हमें जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके कोकून से हमें ये प्राप्त करना होता है। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है और इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है सूती कपड़ा। मुख्य जो कच्चा माल है इसका, जो कपास है, वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 के अकॉर्डिंग और दक्कन पठार के शुष्क तर भागों में काली मिट्टी के कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 दिन पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल होती है और इसे पककर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यह इस जो पैराग्राफ है, इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो 2 रहता है। एक तो ये कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। और कहाँ पर ये किस क्षेत्र में ज़्यादा या किस एरिया में ज़्यादा, किस रीजन में ज़्यादा मिलती है तो या ज़्यादा उगाई जाती है, तो ये होता है महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश, कर्नाटका। मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है हमारा, दक्कन पठार का, उस एरिया में ये सबसे ज़्यादा उत्पादक किया जाता है। अगला हम देखते हैं जूट को सुनहरा रेशा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो जूट क्योंकि थोड़ा सा भूरे रंग का दिखता है, इसलिए इसे गोल्डन जूट या गोल्डन रेशा फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में सबसे ज़्यादा होती है और इसके लिए उर्वरक मिट्टी, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है, नई मिट्टी जमा होती है, उस जगह ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता भी होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे, दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है।
मतलब जूट का उपयोग हम अपनी बोरियां, रस्सियां, है ना, कॉमन जो हम आसपास भी अपने देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। और जूट के ये जो प्रमुख राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय हैं। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों की पैकेजिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो गई है। पहली चीज़ तो ये पानी से बचाव नहीं कर पाता, क्योंकि जूट है तो पानी जिस भी चीज़ में जिस चीज़ के ऊपर भी ये रैप किया जाता है वो पानी से जो सामान है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए लोग आजकल की पैकिंग में नायलॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, नायलॉन की बोरियों का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि एक तो नायलॉन की बोरियां क्या होती हैं कि पानी से भी बचाती हैं, कम दाम में भी मिल जाती हैं, इसलिए धीरे धीरे लोग जूट के बोरियों का या जूट की चीज़ों का प्रयोग करना लगभग कम कर चुके हैं। प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में भूमि संसाधन के प्रयोग कृषि का विकास अवरुद्ध होता है। मतलब कृषि हमारा मेन औद्योगिक है तो सही, लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए थे या नहीं कर पा रहे। किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर आज भी निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। लगभग 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाला जो कृषि है वो तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार, चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी आदि को समाप्त करने के बाद भी प्राथमिकता की दी गई। प्रथम वर्षीय योजना में भूमि सुधार के मुख्य लक्ष्य था और पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसको कि चकबंदी करना अनिवार्य हो गया था। भूमि सुधार के कानून बने तो, लेकिन इनके लागू करने में बहुत ढील अपनाई गई। 1960 से 70 के दशक में भारत में कई प्रकार के कृषि सुधार किए गए, जैसे पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। बेटा, हरित क्रांति होती है वो जो गेहूं और चावल के लिए की गई थी, जब पहली बार हमारे यहाँ HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अनऑर्गेनिक आप कह सकते हो, या जिनके हाइब्रिड सीड्स जिनको कहते हैं, उन सीड्स का इंट्रोडक्शन पहली बार भारत में 1960 से 70 के दशक के बीच में किया गया था। 80 से 90 के दशकों में व्यापक भूमि कार्यक्रम शुरू किए गए और इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, बीमारी के लिए फसल बीमा, किसान के लिए कम दर पर ऋण सुविधाएं भी, और ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना भी सम्मिलित हैं। तो किसान और क्षेत्र जो सरकार है उसने बहुत कोशिश करी कि किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए या उनके सुधार के लिए नई नई योजनाएं, नई नई चीज़ें, नई नई तकनीकों का उपयोग किया गया। भारत के लाभ के लिए सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड, इससे बेटा MCQ आते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड किसके उपयोग के लिए बनाए गए, तो किसान के लाभ के लिए बनाए गए हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी लाई गई है। PAIS की भी की गई है। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन पे किसान के लिए मौसम की जानकारी, बुलेटिन, कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं, जिससे वो उसमें अपनी जो समस्याएं हैं उनसे निदान पाने के जो सुझाव हैं वो वहाँ से ले सकें। लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती ही रहती है। तो इस तरीके से जो सरकार है वो कोशिश करती है हमेशा से कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, उसके कार्यक्रम के थ्रू या उसके नई नई योजनाओं के थ्रू। यहाँ पर एक भूदान ग्राम दान नाम का पैराग्राफ भी दिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे, जिन्होंने सत्याग्रह में निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, और विनोबा भावे को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया था गांधी जी का। इन्होंने ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम विनोबा भावे ने ले लिया और लगभग पूरे देश की पदयात्रा करी। जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने अपनी आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे कोई वादा तो नहीं किया, परंतु आश्वासन दिया कि हम सहकारी खेती करेंगे। तो भारत सरकार से बात करके उन्होंने उनके लिए ज़मीन मुहैया कराई, उनको ज़मीन दी, जिससे वो अपने मन की खेती कर सकें और अपने लिए कुछ अर्निंग, कुछ लाभ
जुटा सके। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि देने की पेशकश की। इसी को भूदान के नाम से जाना जाता है। मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब विनोबा भावे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँव में जाकर ये बातें कर रहे थे कि लोगों को ज़मीन देनी चाहिए, लोगों को जो है रहने का अधिकार है, हम सब बराबर हैं। तो उनमें एक रामचंद्र रेड्डी थे जिन्होंने बोला कि मैं 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़, मतलब एक ग्रामहीन को जो जिसके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, उस ग्रामीण को मैं 1 एकड़ दूंगा। ऐसे करके उन्होंने अपनी 80 एकड़ ज़मीन दान में दे दी। और इसी जो ये काम किया गया, इसको ही भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने अनेक यात्राएं की और अपना विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने अनेक गांवों के मालिक थे, उन्होंने पूरे गांव को देने की पेशकश कर दी। मतलब पहले शुरू में तो ये भूमि का कुछ हिस्सा ही दिया गया कुछ गांव जमींदारों या गांव वालों के थ्रू, लेकिन कुछ समय बाद लोग पूरा पूरा गांव ही देने लगे। इसको ग्राम दान के नाम से जाना जाता है। कहा गया, परंतु जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए इस भूदान या ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें खुशी खुशी लोगों ने अपनी जो भूमि थी वो दान करी। किसी प्रकार का कोई विद्रोह या मारपीट या झगड़ा नहीं किया गया, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरल चैप्टर था ये आपके कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न हैं। इनको आप आई थिंक आसानी, अगर आप अन्य वीडियो सारे बहुत अच्छे से देखे हैं तो आप आसानी से इनके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।